हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 34 यानी कि 34 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 35 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए, मैन पास्ट फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन द, तो मानव भोजन एकत्रीकरण अवस्था से भोजन उत्पादन अवस्था में जो है तो कब आया था। तो देखो आप सभी को पता होगा कि पहले जो मानव होता था वह भोजन को एकत्र करता था और बाद में चल करके मानव जो है तो भोजन को उगाना शुरू किया, यानी कि उसका उत्पादन शुरू किया था। तो वो कब किया था? न्योलिथिक एज में, यानी कि नवपाषाण काल में। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पहले तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि ये पाषाण काल की यहाँ पे बात आई है, तो पाषाण काल होता क्या है? तो देखो पाषाण काल, जिस काल में मानव द्वारा अपने जीवन के उपयोग के लिए पत्थर का यूज़ किया जाता था, तो उस काल को कहा जाता था पाषाण काल। अब पाषाण काल के बहुत से टाइप्स थे, जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल की। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि न्यूलिथिक एज में कुछ एक महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए थे, वह कौन कौन से थे और वहाँ पर जो है तो हमें क्या क्या प्रमाण मिले हुए हैं। तो देखो न्यूलिथिक एज में सबसे पहले जो है तो खोजा गया था बुर्ज होम। बुर्ज होम आप सभी ने सुना होगा, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है कश्मीर में। तो बुर्ज होम से हमने क्या क्या जो है तो प्राप्त किया है? तो बुर्ज होम से हमें जो है तो गर्तवास के प्रमाण मिले हैं, यानी कि लोगों के गड्ढे में रहने के प्रमाण मिले हैं। बुर्ज होम से ही हमें जो है तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम से ही हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ और भी स्थल खोजे गए थे, जैसे कि कोल्ढिवा, ये भी आपने यहाँ पर नाम सुना होगा। कोल्ढिवा ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो कोल्ढिवा से हमें जो है तो चावल के प्रमाण मिले हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। न्योलिथिक एज से जो है तो न्योलिथिक एज में जो है तो कुछ एक खोज भी हुई थी, जैसे कि एग्रीकल्चर की खोज हो गई थी, पहिए की खोज हो चुकी थी, विधिवत पशुपालन की खोज हो चुकी थी, समाज का स्थायी निवास जो है तो यहीं से प्रारंभ हो गया था। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको न्योलिथिक एज के बारे में पता होने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच कंटेन्स द गायत्री मंत्र, तो किस में जो है तो गायत्री मंत्र उल्लेखित है? तो वह है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात की गई है ऋग्वेद की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल वेद कितने हैं? तो वह हैं 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब यहाँ पर बेसिकली बात की गई है ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है तो सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। इसके संकलन कर्ता कौन है? तो वह है कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। इसमें टोटल मंडल कितने हैं? तो वह 10। इसमें टोटल सूक्त कितने हैं? तो वह 1028 है। अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, तो वह 10 है। तो इन 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, तो तीसरे मंडल में ही जो है तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 7वें मंडल में जो है तो दशराग्य युद्ध की बात कही गई है। तो दशराग्य युद्ध, अच्छा दशराग्य युद्ध हुआ किन किन के बीच में था और यह युद्ध कितने वर्षों तक चला था और किस नदी के किनारे यह हुआ था, ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। 7वां मंडल भी हमने देख लिया। फिर 9वां मंडल, 9वें मंडल में जो है तो सोम देवता यानी कि वनस्पति के देवता की बात कही गई है, यानी कि उनकी चर्चा की गई है। और 10वां मंडल आप सभी को पता होगा कि 10वें मंडल में जो है तो वर्ण व्यवस्था, जिसको पुरुष सूक्त कहा जाता है, तो वर्ण व्यवस्था की यहाँ पे बात की गई है। टोटल जो है तो 4 वर्णों की बात कही गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा एट डियर पार्क इन सारनाथ इज कॉल्ड, तो सारनाथ में डियर पार्क में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात की गई है महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके माता का नाम, पिता का नाम, ये हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ एक हट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बन सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमीरपुर बोर्ड जो है तो डेली जो है तो अब अपना ट्रेंड जो है तो चेंज कर रहा है, तो उसी ट्रेंड के साथ हम चलेंगे। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के जो जन्म की घटना है, महात्मा बुद्ध के जन्म की घटना को किस प्रतीक चिन्ह के रूप में बताया जाता है? तो किस प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है? तो वह कमल और सांड के रूप में देखा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है? तो घोड़े के रूप में देखा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान को जो है तो किस प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है? तो पीपल के वृक्ष के, या फिर आप कह सकते हैं कि पीपल के रूप में देखा जाता है, पीपल के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के
निर्वाण को, महात्मा बुद्ध के निर्वाण को जो है तो किस प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है? तो उनके निर्वाण को पद चिन्ह के रूप में देखा जाता है। और लास्ट में मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किस प्रतीक चिन्ह के रूप में देखा जाता है? तो मृत्यु को स्तूप के रूप में देखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अब महात्मा बुद्ध से कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस जो है तो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? ये आप सभी को पता होगा, तो ये है कंथक। ये बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं किस ग्रंथ में बताई गई हैं? तो वह जातक ग्रंथ में बताई गई हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाइट ऑफ एशिया जो है तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, और किन्होंने कहा था? एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था सेंट्रल लेवल के एग्जाम में कि किस कला का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गंधार कला का संबंध जो है तो बौद्ध धर्म से है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अश्वघोष। अश्वघोष आप सभी ने नाम सुना होगा, यह जो है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अश्वघोष ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई हैं, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संगाज देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ। तो संघ काल या फिर शुंग काल के दौरान जो है तो पुनर्जागरण हुआ था। तो इसको आप संगाज कह सकते हो या फिर शुंग काल कह सकते हो। तो शुंग काल के दौरान जो है तो पुनर्जागरण हुआ था ब्राह्मण धर्म का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। उन्होंने जो है तो बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था, उसकी हत्या करके जो है तो शुंग वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? 185 BC में जो है तो स्थापना की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुंग वंश की कैपिटल क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, जहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शुंग वंश की कैपिटल क्या थी? तो वो थी विदिशा। क्या थी? विदिशा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अग्निमित्र पर जो है तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो अग्निमित्र पर जो है तो मालविका अग्निमित्र जो है तो पुस्तक लिखी गई है, जो कि कालिदास ने लिखी थी। इनमें इस पुस्तक में जो है तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंगों के बारे में बताया गया है। ये भी आपको कुछ एक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए, उपनिषद्स ऑल्सो नोन एज द वेदांत्स आर इन नंबर्स। तो उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से जाने जाते हैं, तो यह संख्या में कितने हैं? तो यह है 108। ये आप सभी को पता होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर हर्षा। तो हर्ष के शासनकाल में कौन सा उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना था? तो वो बना था कन्नौज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है हर्ष की, यानी कि हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो यह पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश का राजा था। अब हर्ष की जब भी बात आती है तो ये एक क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड बहुत बार पूछता है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में जो है तो एक युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें किसकी जीत हुई थी और किसकी हार हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर जीत गया था और हर्षवर्धन यहाँ पर हार गया था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था? तो यह वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। और ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो यह नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है हर्ष की। तो हर्ष के समय जो है तो एक चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है तो भारत आया था, भारत की उसने यात्रा की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। हर्षवर्धन ने भी जो है तो 3 संस्कृत नाटकों की रचना की है। उन 3 संस्कृत नाटकों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो उनमें एक तो आ जाता है प्रियदर्शिका, एक आ जाता है रत्नावली और एक आ जाता है नागानंद। ये जो नागानंद है, तो नागानंद में जो है तो जिमुत वाहन के आत्म बलिदान की कहानी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हर्षवर्धन ने भी 3 संस्कृत नाटक लिखे हुए थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, विच एंशियंट इंडियन स्टेट वॉज एन ऑटोनोमस रिपब्लिक। तो कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य जो है तो स्वायत्त गणतंत्र था? तो वो था शाक्य। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे के पूरे विश्व में पहला गणतंत्र कहाँ पर जो है तो स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था वज्जी महाजनपद में। कहाँ पर? वज्जी महाजनपद में। आई थिंक वज्जी महाजनपद को ही जो है तो लिच्छवी जनपद भी कहा जाता है। और वज्जी महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो वो थी वैशाली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए में है मगध। तो मगध महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो वो थी राजगृह। ऑप्शन बी में है कौशल। कौशल महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो वो थी श्रावस्ती। ऑप्शन सी में है अंग। अंग महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो वो थी चंपा। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले ये है, कंबोज। कंबोज महाजनपद की कैपिटल क्या थी? ये आप नीचे कमेंट में बताओ।
और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मत्स्य महाजनपद की कैपिटल क्या है, वो भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच इज करेक्टली मैच, तो कौन सा जो है तो सही युग्म है। तो सही युग्म यहाँ पर ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन सी भी है। फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो चौहान वंश के राजा थे वह दिल्ली पर भी शासन कर रहे थे, और जो परमार वंश के राजा थे वह उनका शासनकाल कहाँ पर था, तो वो था मालवा की धरती पर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात की गई है चौहान की, तो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी वासुदेव ने, और राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, अही छत्र में। कहाँ पर, अही छत्र में। अब चौहानों की राजधानी जो है तो बार बार जो है तो चेंज हुआ करती थी, जैसे कि अही छत्र में थी पहले, उसके बाद अजमेर में हुई, उसके बाद दिल्ली में हुई, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं परमार वंश की। परमार वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी उपेंद्र राज ने। और परमार वंश की कैपिटल क्या थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। परमार वंश की राजधानी जो है तो धारा नगरी थी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बाकी देखो, अगर आपको वीडियोस सच में हेल्पफुल लगती हैं तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो, और हमें जो है तो जितना हो सके सपोर्ट करें। सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, तो हमें हमारी वीडियोस को लाइक करके, कमेंट करके, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जो है तो हमारी वीडियोस को शेयर करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए, द स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ विजयनगर किंगडम वॉज, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित आध्यात्मिक नेता कौन थे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी हरिहर और बुक्का ने। किसकी सहायता से की थी, तो विद्यारण्य की सहायता से की थी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि विजयनगर की स्थापना जो तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कब की थी, 1336 में, और उन्होंने जो तो संगम राजवंश की स्थापना की थी। अब आप सभी को पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो तो टोटल 4 वंशों का शासन रहा था, तो उन 4 वंशों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। उनमें सबसे पहले आता है संगम वंश, उसके बाद आता है सालुव वंश, उसके बाद आता है तालुव वंश, और लास्ट में आता है अराविडु वंश। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संगम वंश की। तो संगम वंश में जो है तो 2 ऐसे शासक हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, एक तो है देवराय फर्स्ट और एक है देवराय द्वितीय। तो देवराय फर्स्ट की जब भी बात आएगी तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकोलो कांटी, जो कि इटली का यात्री था, वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वह संगम राजवंश के, जो संगम वंश का एक राजा था देवराय फर्स्ट, इसके शासनकाल में भारत आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फारसी राजदूत जो कि अब्दुल रज्जाक था, तो वह किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी कि किसके शासनकाल में वह जो है तो विजयनगर की यात्रा पर आया था, तो वह किसके शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है तो विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब मेन हम बात करते हैं तुलुव वंश की। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तुलुव वंश का एक राजा इंपॉर्टेंट है, वो है कृष्ण देवराय। तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में जो है तो कौन आया था, तो कृष्ण देवराय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आए हुए थे। तो उन 2 पुर्तगाली यात्रियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। एक तो था, आया था डोमिगोस पायस, और एक आया था बारबोसा। इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और ये जो कृष्ण देवराय हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली राजा थे विजयनगर साम्राज्य के। और जो बाबर था, बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जो है तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया हुआ है, तो वह तुलु वंश के राजा कृष्ण देवराय को ही बताया हुआ है। तो ये भी आपको पॉइंट्स को लिंक करके चलना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, द जजिया वॉज एबलिश बाय, तो जजिया समाप्त किसने किया था। तो ऑब्वियसली मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जजिया कर की समाप्ति जो है तो किसके द्वारा की गई थी, तो वह अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अकबर की जब भी बात आती है तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देखते हैं, जैसे कि अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में। उसके बाद अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, 1556 में। कहाँ पर हुआ था, पंजाब के कालानौर में। उसके बाद बैरम खां का पतन, बैरम खां कौन था, तो वो था अकबर का संरक्षक। तो बैरम खां का पतन कब हुआ था, 1560 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि दास प्रथा का अंत और हरम दल से मुक्ति जो है तो अकबर को कब मिली थी, तो वो मिली थी 1562 में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको समाप्त कब किया था, 1563 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, जो कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है, कि अकबर ने जजिया कर जो है तो कब समाप्त किया था, तो 1564 में। डेट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे डेट्स भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी, तो 1571 में। उसके बाद आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना जो तो कब की थी, 1582 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और दीन इलाही धर्म स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो वो था बीरबल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि अकबर ने जो तो इलाही संवत यानी कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत की थी 1583 1583 से। उसके बाद अकबर ने अंतिम आक्रमण जो है तो असीरगढ़ के विरुद्ध किया था 1601 में, और लास्ट में चल करके अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। और जब अकबर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, यानी कि मुगल वंश का अगला राजा कौन होगा, तो ऑब्वियसली इसका पुत्र। तो इसका पुत्र कौन था, तो वो था जहांगीर। तो जहांगीर जो है तो कब जो है तो गद्दी पर बैठता है, तो वह 1605 में गद्दी पर बैठता है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना है।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर हमने बात कर रही थी जहांगीर की। तो जहांगीर के बारे में मैं आपको बहुत से क्वेश्चन बहुत बार बताता हूँ, तो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जहांगीर के बारे में मैं आपको बताता था कि अनारकली का मकबरा किसने बनाया हुआ था? जहांगीर ने। कहाँ पर बनाया था? लाहौर में। तो आप नीचे कमेंट में बताओ कि जहांगीर ने अनारकली का मकबरा कब बनाया था, ये आप नीचे कमेंट में बता दो। बाकी मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आपने गूगल करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, शेर शाह रियल नेम वॉज। तो शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था फरीद। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि शेर खां की उपाधि जो है तो इसको किसने दी थी? तो शेर शाह को जो है तो शेर खां की उपाधि जो है तो बहार खां लोहानी ने दी थी। शेर शाह से संबंधित जो है तो दो युद्ध बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। एक तो है चौसा का युद्ध और दूसरा युद्ध कौन सा है? तो वो है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जो है तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1539 1539 में। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। अब एक तरफ तो लड़ रहे थे शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ कौन लड़ रहा था? तो वो था हुमायूं। तो इन दोनों ही युद्ध में जो है तो जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, गोवा वॉज फर्स्ट कोलोनाइज्ड बाय। तो गोवा जो है तो सर्वप्रथम किन के द्वारा उपनिवेश बना था? तो ये बना था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है पुर्तगालियों की। तो सबसे पहली बार भारत को सबसे पहले किसने खोजा था? पुर्तगालियों ने ही खोजा था। आप सभी को पता है 1498 में वास्को डी गामा जो है तो भारत आया था। केरल के कालीगढ़ बंदरगाह पर वह उतरा था और वहाँ पर जो है तो केरल का राजा था जमोरिन, जिसने उसका स्वागत भी किया था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस ही बता देता हूँ। सबसे पहले देखो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद जो है तो डच, जिनको जो है तो हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी कहा जाता है, तो वो आए थे। डचों के बाद जो है तो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स आए थे। और उसके बाद जो है तो फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच लोग आए थे। तो ये भी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको डेट्स भी पता होनी चाहिए कि पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, ब्रिटिशर्स कब आए और फ्रेंच कब आए। तो देखो पुर्तगाली कब आए थे? 1498, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद डच कब आए थे? तो 1595 1595 में जो तो डच लोग आए थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज कब आए? तो 1600 में जो तो अंग्रेज आए थे। और लास्ट में फ्रांसीसी। तो फ्रेंच लोग कब आए थे? 1664 में। तो ये सीक्वेंस भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, द रेड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। तो दिल्ली का लाल किला जो है तो किसने बनाया हुआ था? अब देखो मैंने आपको सीक्वेंस के पीछे बताया हुआ था। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो 1605 में जब इसकी मृत्यु हुई तो उसका पुत्र जहांगीर जो है तो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। तो जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। अक्टूबर नवंबर जैसे में जो है तो इसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए जो तो अगले साल जाकर के जहांगीर का पुत्र शाहजहां बैठता है गद्दी पर 1628 में। तो पहले तो आपको यही सीक्वेंस पता होना चाहिए। दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। और शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1628 में। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? तो इसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिनको जो है तो मुमताज महल भी कहा जाता था। अच्छा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल का स्वर्ण युग किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो मुगल काल का स्वर्ण युग जो है तो शाहजहां के शासनकाल को ही कहा जाता है। और ये कहा किसने था? तो ये कहा था AL श्रीवास्तव ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो शाहजहां का मैंने आपको यहाँ पर बताया कि शाहजहां की पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम के टोटल जो है तो बच्चे कितने हुए थे? तो वो हुए थे 14। इन 14 में जो है तो 7 जो है तो मर गए थे और 7 जो है तो जिंदा रहे थे। उन 7 में ही जो है तो 2 इंपॉर्टेंट है। वो 2 कौन कौन से हैं? तो एक तो है दारा शिकोह और एक है औरंगजेब। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो ये जो दारा शिकोह है और औरंगजेब है, इन दोनों के बीच जो है तो उत्तराधिकार के कारण जो है तो युद्ध हुआ था। आप सभी को पता है। तो उत्तराधिकार के कारण जो है तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो उन युद्धों का भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है धर्मट का युद्ध और एक है सामूगढ़ का युद्ध। ये इन दोनों के बीच में हुआ था। और आप सभी को पता है कि जीतेगा कौन? तो वो ऑब्वियसली औरंगजेब ही जीतेगा। तो धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध ये हुए कब थे? ये आपको पता होना चाहिए। तो 1658 1658 में ये दोनों युद्ध हुए थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी को पता होगा। अच्छा बोला जाता है कि अगर औरंगजेब की जगह जो है तो दारा शिकोह जो है तो मुगल सम्राट बनते, तो आज जो है तो इंडिया की हिस्ट्री कुछ और ही होती। या ये कहा जाता है कि अगर दारा शिकोह जो है तो भारत के सम्राट बने होते या फिर मुगल वंश के राजा बने होते, तो आज इंडिया की हिस्ट्री जो है तो कुछ और ही होती। तो देखो इंडिया की हिस्ट्री क्या होती वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अपने थोड़े से विचार, अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ। वही नीचे कमेंट्स में लिखेगा जो जिसको जो है तो थोड़ी सी डीप नॉलेज होगी। मैं जानना चाहता हूँ आपके थॉट्स। तो देखो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।